चलो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उसका नाम क्या है बाबू? हमारी वित्तीय। देखो, जब बोलने के लिए बोलेंगे बाबू तो सब बच्चा बोलेगा, ठीक है। क्लास में हमारे लय के साथ रहेगा तो आपको हम ज्यादा पढ़ा देंगे और आप लोग फायदे में रहिएगा। लेकिन अगर कोई अलगे बात कर रहा है, कोई उधर बात कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन के बच्चा के साथ भी थोड़ा सा हम कनेक्ट रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको भी नेचुरली लगे कि हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, भले ही ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा, क्योंकि आ नहीं सकता है, तकनीक का अभाव तकनीक मेरे पास है ही, तो उसको थोड़ा सा फायदा उठाया जाए। तो तुम लोग पीछे से बोलने पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। तो बताओ, चौथा चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का? हमारी वित्तीय संस्थाएं। ये चैप्टर है। 3 चैप्टर हम लोग खत्म कर दिए हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको ठीक ठाक से पढ़ना है, क्योंकि इससे बैंकिंग व्यवस्था क्या होता है, पूरे तरीका से अर्थव्यवस्था में कैसे मुद्रा रेगुलेट कर रहा है, वो तमाम तरह के जो संस्था है बाबू बैंक, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू किया जाए। देखो, चैप्टर का नाम है बाबू हमारी वित्तीय संस्थाएं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हाँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश पे भी हम लोग को काम करना है। देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक तुम लोग को पढ़ना है उसका नाम है वित्तीय संस्थाएं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम लोग समझेंगे पहले बाबू कि वित्तीय संस्थाएं क्या होता है, किसको हम लोग वित्तीय संस्थाएं कहेंगे। तो थोड़ा पहले समझने का प्रयास करो कि देखो, पैसा मुद्रा की आवश्यकता सबको होता है, सरकार को भी होता है, आम जनता को भी, नागरिक को भी होता है, और जो उद्यमी होते हैं उसको भी पैसा की जरूरत होता है। हम लोग को आम जनता किसान को क्यों पैसा की जरूरत होता है? तो जैसे उर्वरक लेना है, या तो कहीं भी कोई भी बड़ा कारोबार करना है, धन संपत्ति जमीन बनाना है, मकान बनाना है, तो हम लोग कहीं ना कहीं बैंक से उधार लेते कि नहीं लेते हैं? बिल्कुल। सरकार क्यों उधार लेती है? तो सरकार को भी बहुत सा कार्य करना पड़ता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि भाई पेंशन, राशन, सड़क बनाना है, मतलब अब आधारभूत अवसंरचना का निर्माण करना है, उसमें पैसा खर्च होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। तो सरकार को भी खर्च होता है और सरकार को भी बैंक क्या करता है? पैसा देता है। तीसरा उद्यमी। उद्यमी को भी पैसा चाहिए। क्या लगता है कि जितना जो उद्यमी देख रहे हैं अपना पूरा पूरा पैसा से उद्यम स्टार्ट करता है? नहीं, वो बैंक से लोन लेता है और उस लोन से कोई स्टार्टअप शुरू करेगा, कोई उद्योग लगाएगा, और उद्योग के बाद जब उसको प्रॉफिट होगा तो बैंक को मूलधन के साथ, ब्याज के साथ उसको चुकाएगा। मूलधन प्लस ब्याज दोनों साथ में चुकाएगा। समझ रहे बात को ना? तो बैंक कहीं ना कहीं हमारी वित्तीय आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरा करता है, यानी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करता है। अच्छा, मुद्रा क्या इंपॉर्टेंट महत्व रखता है नहीं रखता है, पिछला क्लास में सबको बता दिया गया है। जो पिछले 3 क्लास किए होंगे, 3 चैप्टर खत्म किए, उसको पढ़े होंगे, तो हमको लगता है कहीं कोई दिक्कत होगा आपको। तो आगे देखो, वित्तीय संस्था, अगर इसका डिफिनेशन की बात कीजिएगा कि वित्तीय संस्था आखिरकार किसको कहेंगे, तो देखो, देश के अर्थव्यवस्था में, अगर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, देश के आर्थिक विकास में उद्यम हो गया, सरकार हो गया, या तो फिर कोई नागरिक हो जाएगा तो कृषि हो गया, उसको जो वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था होती है उसी को क्या कहा जाता है? फिर से, देश में आर्थिक वृद्धि के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो संस्था सरकार, उद्यमी या नागरिक या तो फिर किसान को वित्त उपलब्ध कराती है, उस संस्था को क्या कहा जाता है? वित्तीय संस्थाएं। क्या समझ में आ गया? पैसा की को जरूरत है, समझ में आ गया? तो लिखो पहले इसको, हेडिंग लगाओ, पहला टॉपिक वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं बोले, लिखिए। देखिए, देश में आर्थिक विकास के लिए थोड़ा तेजी में लिखना, देश में आर्थिक विकास के लिए जो संस्था, उद्यम, उद्यम समझ रहे हैं ना? उद्यम, कौमा सरकार, कौमा नागरिक एवं किसान को वित्त उपलब्ध कराता है, किसान को वित्त उपलब्ध कराता है, उसे
उसे वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। उसे वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। हो गया बाबू? वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। अब देखो, वित्तीय संस्थाएं का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है बाबू बैंक। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? बैंक। क्या लगता है बैंक ही केवल वित्तीय संस्थाएं हो सकती है? नहीं, अन्य भी हो सकते हैं, जैसे सेठ हो गया, साहूकार हो गया, ये सभी तो उधार देता है ना, ये भी कैसी संस्थाएं हो जाएगा? मतलब एक संगठित हो सकता है और एक असंगठित हो सकता है। जो सेठ साहूकार या तो रिश्तेदार से अगर आप पैसा ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो क्या लगता है बैंकिंग संगठित में आएगा? नहीं आएगा। जो सेठ साहूकार हो जाएगा वो सब यानी कि गैर संगठित हो जाएगा। तो सबसे पहले चूंकि हम लोग के जो डेली लाइफ में या तो हम लोग के आसपास में जो सबसे अधिक प्रचलित में है वो कौन है? बैंक है। तो हम लोग को बैंकिंग व्यवस्था को अच्छा से पढ़ना है कि बैंक कैसे कार्य करता है, बैंक को कौन रेगुलेट करता है, बैंक कैसे कैसे काम करता है, कितने प्रकार के कार्य होते हैं, वो तमाम तरह की चीज हम लोग किस बैंक में जानेंगे। समझ बात को ना? जब ये बात हो जाएगा तो चैप्टर में बाकी जो चीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग लगाओ बैंकिंग। परिभाषा हो गया होगा, आगे हेडिंग लगाइएगा बैंकिंग। बैंकिंग हेडिंग लगा दिए? समझा इसको? ध्यान से समझे सुनना है। आज बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है ना, बारिश हो जाता तो मजा आ जाता। फिर देखो बैंकिंग क्या होता है, इसको आप वाणिज्यिक बैंक, आगे बुक में तुम लोग को वो मिलेगा पढ़ने के लिए, कॉमर्शियल बैंक, इसको वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। मैक्सिमम बैंक जो होता है वो वाणिज्यिक बैंक ही है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह के नाम सुने। ये सब कॉमर्शियल, ये सब लाभ के लिए मतलब ये सब बैंक कार्य करता है। इसका एक ही उद्देश्य है, कैसे अधिक से अधिक क्या प्राप्त किया जाए, लाभ प्राप्त किया जाए। लेकिन खैर आगे थोड़ा समझो कि बैंक किसको कहेंगे। तो कोई भी अर्थव्यवस्था में, ध्यान से सुनना, कोई भी अर्थव्यवस्था में बैंक दो कार्य करता है। या तो बाबू जमा स्वीकार करेगा और नहीं तो उधार देगा। कितना कार्य करेगा बैंक? या तो बाबू बैंक क्या करेगा, जमा स्वीकार करेगा, या क्या करेगा बाबू, उधार देगा। अगर ये दो कार्य जोन कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैंक कहेंगे। तो नीचे साइड हेड लगाओ बैंक लिखो पहले। हो गया? लिखो पहले बैंक। बैंक केवल बैंक, बैंकिंग तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना। क्या हेडिंग लगा दिए बैंकिंग? हाँ वो मेन हेडिंग रहेगा, ठीक है। और साइड हेडिंग लगाइए बैंक। तुम लोग साइड हेडिंग लगा ली थी? गजब है। ये लाइट कितना समय तक कटा रहेगा हो, कोई अंदाजा है? कुछ नहीं। गाँव में भी एक समस्या। लिखो बैंक लिखो। बैंक किसी अर्थव्यवस्था में लिखा जमा स्वीकार तथा उधार देने का कार्य करती है। उधार देने का कार्य करती है। जमा स्वीकार तथा उधार देने का कार्य करती है। हो गया? तो बताओ बैंक के कितने मुख्य कार्य होते हैं बाबू? दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला बताइए? बिल्कुल सही, जमा स्वीकार करेगा। दूसरा क्या करेगा? उधार देगा। अब जानते हैं कि बैंक कार्य कैसे करता है। बैंक का क्या बाबू कार्य, देखो बैंक के कार्य को समझते हैं। बैंक के
दो कार्य प्रमुख होते हैं। दो कार्य क्या होते हैं बाबू? प्रमुख होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बैंक के प्रमुख कितने कार्य होते हैं, तो कितने कार्य होते हैं? एक तो देखिए हम लोग कि भाई जमा स्वीकार करेगा, दूसरा क्या देगा? वो ऋण देगा, लोन देगा, उधार देगा। लेकिन उसके अलावा बुक के अकॉर्डिंग बैंक के कितने कार्य होते हैं? दो कार्य। पहला को हम लोग कहते हैं प्राथमिक कार्य, क्या बोलते हैं इसको? और दूसरा को हम लोग बोलते हैं बाबू गौण कार्य। क्या इसको बोलते हैं? गौण कार्य। प्राथमिक कार्य का मतलब क्या होता है? प्राथमिक कार्य कहने का मतलब हो गया कि जमा स्वीकार करेगा और क्या करेगा बाबू? उधार देगा। अर्थात जमा स्वीकार करना और उधार देना बैंक के कैसे कार्य के अंतर्गत आता है बाबू? प्राथमिक कार्य। लेकिन दूसरा कौन सा कार्य है? गौण कार्य। इसको प्राइमरी फंक्शन कहते हैं और इसको सेकेंडरी फंक्शन कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? सेकेंडरी फंक्शन इसको बोलते हैं, इसको प्राइमरी कहते हैं फंक्शन। अच्छा, तो गौण कार्य में क्या आएगा? देखो, जमा स्वीकार करना और उधार देने के अलावा बैंक और भी कार्य करता है। जैसे तुमने नाम सुना होगा होम लोन का, नाम सुना है? गोल्ड लोन का नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, बीमा के नाम सुना है? ये जो बैंक जो है ड्राफ्ट देता है, चेक पासबुक दे रहा है, एटीएम दे रहा है, इस सब बैंक के कैसा कार्य में आ जाएगा? साख बनाने वाला कार्य जो बैंक करता है वो सब के सब किस में आ जाएगा बाबू? गौण कार्य। जैसे होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, सोना नहीं समझते हैं? उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड, नाम सुना है म्यूचुअल फंड का? इसमें थोड़ा चर्चा हम करेंगे म्यूचुअल फंड का। उसके अलावा बीमा हो गया, नहीं सुने? जीवन बीमा, मतलब बहुत तरह का बीमा होता है, और भी है, तमाम तरह की चीज है। ये सब जो कार्य है बैंक का वो सेकेंडरी है, अर्थात गौण कार्य इसको कहते हैं। तो अगर ऐसा कहे कि बताओ, क्वेश्चन आ जाएगा कि बैंक के कितने कार्य होते हैं, तो उसका कितना बताना है? एक प्राथमिक और दूसरा क्या बताना है? प्राथमिक कार्य के अंदर क्या आ जाएगा बाबू? जमा स्वीकार करना, और दूसरा, और गौण कार्य में क्या आ जाएगा? होम लोन हो गया, गोल्ड, अगर सब कार्य कर रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको तृतीय उत्पाद भी कहते हैं। हाँ, इसको तृतीय उत्पाद भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि बैंक के तृतीय उत्पाद की सेवा दे रहा है, मतलब वो कौन सा कार्य कर रहा है, तो कहीं कैसे कभी कभी शब्द में फंसा देता है। समझ रहे बात को ना? लिखवा दे इसको, लिखो, एरो देख लिखो, लिखिए बैंक के, नहीं नहीं, ये बैंक का परिभाषा हो गया, नीचे से एरो देके लिखो। बैंक के, ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी, ऐसे लिखना। बैंक दो प्रकार का कार्य करती है। बैंक दो प्रकार का कार्य करती है। पहला प्राथमिक कार्य, डैश करो, उसको प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। डैश कीजिए, इसमें लिखो। उधार देना तथा जमा स्वीकार करना बैंक का, उधार देना तथा जमा स्वीकार करना बैंक का प्राथमिक कार्य होता है। करना बैंक का प्राथमिक कार्य होता है। दूसरा लिखिएगा सेकेंडरी फंक्शन। गौण कार्य, लिखिए, डैश करके लिखो। इसे तृतीय उत्पाद कार्य भी कहते हैं। तृतीय उत्पाद कार्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंक होम लोन
इसके अंतर्गत बैंक होम लोन कॉमा गोल्ड लोन कॉमा बीमा कॉमा म्यूचुअल फंड एक प्रकार का सेविंग अकाउंट होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। हम कोशिश करेंगे तुम लोग को शेयर बाजार थोड़ा बता दिया जाए, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ऐसे हो गया। और एक और लिख लेना, लॉकर की सुविधा। जैसे अगर आप अपना संपत्ति को बैंक में जमा करवाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत ब्याज लेगा बैंक और आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखेगा। लॉकर की सुविधा, सोना चांदी अगर मूल्यवान कोई कागजात है उसको जमा कर सकते हैं। हो गया बैंकर की लॉकर की सुविधा। क्या ये सब मतलब? हाँ, ये सब लॉकर में जमा होता है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेगा। एक बार बोलो तो सेंटेंस क्या लिखे इसमें, सेकंड वाला में, गौंड वाला में। इत्यादि का कार्य करता है, ऐसा लिखो लास्ट में, इत्यादि का कार्य करता है। इसके अंतर्गत बैंक होम लोन तो आते हैं, इसके अंतर्गत लिखवा दिए क्या? आते हैं, तो लास्ट में आते हैं कर दो। ये सब तो नहीं भी समझते होगे कहाँ पे क्या होना चाहिए, इतना तो जागरूक बच्चा है ही। ये दोनों क्लियर हो गया बाबू, आगे बढ़ा जाए। तुम्हारा तो एक दिन क्वेश्चन था ना, क्या क्वेश्चन तुम्हारा, मतलब सब्जेक्टिव था तो सही कर लिए, तो अब समझ में आया? तुम्हारा क्वेश्चन था लगता है कि गौण कार्य बैंक का प्राथमिक कार्य है या नहीं, ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन था। तो प्राथमिक अलग होता है, सेकेंडरी अलग होता है, समझ में आ गया? चलो मूल्यमापन का कार्य मुद्रा का एक गौण कार्य है। नहीं, वो प्राथमिक कार्य हो जाएगा ना। मूल्यमापन का जो कार्य होगा वह बैंक क्या है, बैंक का ना है। मूल्यमापन का कार्य मुद्रा का एक गौण कार्य नहीं, मूल्यमापन का कार्य मुद्रा का गौण कार्य नहीं है, ठीक है। ठीक है, वो प्राथमिक कार्य में आ जाएगा, वो मुद्रा से क्वेश्चन है। अब आगे सुनो ध्यान से जो बता रहे हैं से, देखो देखो अब आगे देखो, हम लोग समझते हैं कि बैंक कार्य किससे करता है, क्या उसका प्रॉफिट है। आखिरकार बैंक में जो उतना कर्मचारी है, उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, एसी चल रहा है, सब कुछ है, तो आखिरकार बैंक किसका पैसा जैसे कि वो यूज करता है। और हम लोग अक्सर सुनते आ रहे हैं कि बैंक हम ही लोग के पैसे से कमाता है, तो कैसे कमाता है उसको जरा समझने का प्रयास करो। देखो बैंक जो है एक कार्य क्या करेगा बाबू, जमा स्वीकार, इसका एक काम क्या है, और दूसरा काम क्या है इसका, उधार देना। उधार देना, ध्यान से सुनते जाना, केवल ध्यान से। बैंक दो कार्य करता है, प्राथमिक कार्य के अंतर्गत जो बैंक सबसे अधिक कार्य करता है दो करता है। हम लोग पैसा जब मेरे पास आता है तो हम लोग कहाँ जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। अच्छा, बैंक ही बोलता है कि हमका पैसा नहीं लेंगे, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता। ये जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जमा करता है। लेकिन देखो बैंक में जब हम लोग जमा करते हैं तो बैंक को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बाबू, उसको हमारा पैसा जब उसमें जमा होता है तो कुछ से कुछ क्या देता है, वो इंटरेस्ट देता है। लेकिन अगर बैंक किसी को उधार दिया, किसी को मतलब ये सब उद्योगपति लोग को उधार देता है, करोड़ों में रुपया लाखों में रुपया जो उसको उधार देता है, तो उद्योगपति के देगा तो बैंक को क्या प्राप्त होगा, बिल्कुल सही, ब्याज की प्राप्ति होगी। नहीं होगा बाबू, बिल्कुल। हम लोग जो जमा किए अपना अकाउंट में वो पैसा, क्योंकि सब जोड़ जाड़ करके उसके पास देखा गया, अकाउंट का जो मेन हेड होगा वो सब देखेगा कि भाई कितना मेरे पास पैसा हो गया है,
उसके बाद फिर जो कंपनी को उसको ऑफर करेगा कि हमारे पास इतना है, अगर आपको जरूरत है तो मेरे यहाँ से पैसा लेके जा सकते हैं। वो कहाँ ट्रांसफर करेगा? ऊपर ट्रांसफर करेगा। अच्छा, जब वो देगा तो वहां से उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, उसको ब्याज मिलेगा। अच्छा, आपका पैसा जब जमा किए आप, तो आपको भी बैंक को कुछ देना पड़ेगा ना। ध्यान रखना, इसका ब्याज कम होता है। इसका ब्याज क्या होता है बाबू? कम। और इसका ब्याज क्या होता है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका मान लेते हैं ब्याज कितना परसेंट ले लेते हैं, और इसका ब्याज मान लेते हैं 9% ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 9%। तो देखो अब बैंक को कुछ लाभ होगा, 9% माइनस कितना, कितना हो गया? यही तो बैंक के लाभ है। इसको बोला जाता है, बैंक के लिए एक शब्द आता है बाबू, उसको बोलते हैं बैंक का स्प्रेड बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? स्प्रेड कहते हैं। ध्यान से सुनना, स्प्रेड क्या होता है समझो ध्यान से। ब्याज की प्राप्ति माइनस ब्याज का भुगतान दोनों घटाइएगा तो क्या निकल के आता है? और इसी स्प्रेड पे कौन कार्य करता है? बैंक कार्य करता है। आपसे पैसा लिया और लेकर के आगे जो है थर्ड पार्टी को दे दिया पैसा, वहां से ज्यादा उसका इंटरेस्ट, हमेशा ध्यान रखना है इसका ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा और इसका ब्याज क्या रहेगा, और दोनों को घटाएगा तो जो अंतर बच के आएगा वही बैंक का क्या है? प्रॉफिट है। इसी पे कार्य करता है। बैंक हमेशा अपना स्प्रेड को मेंटेन करके रखने का प्रयास करती है हमेशा। उसका कर्मचारी है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं, तमाम तरह की चीज देख रहे हैं, उस सब का मेंटेन कौन करेगा? स्प्रेड करता है। और यही इसकी मतलब की बचत है, इससे भी कार्य करता है। अब एक दो वर्ड और आएगा कि जो बाबू जमा स्वीकार है, या तो जमा स्वीकार ही कर लेते हैं, यह बैंक के ऊपर देयता सृजित करता है। देयता का मतलब क्या होता है? और जो बैंक उधार देता है वो बैंक का परिसंपत्ति होता है। परि क्या होता है? संपत्ति। इसको इंग्लिश में एसेट कहते हैं और इसको लाइबिलिटी कहते हैं। अभी देखो दो नया नया वर्ड आ गया, देयता क्या होता है और परिसंपत्ति क्या होता है, उसको जरा समझो ध्यान से। देयता किसको कहेंगे सर? मान के चलो कि हम किसी को पैसा दे दिए, ब्याज पे दे दिए, ठीक है, हम उसको दिए हैं पैसा, ब्याज पे दिए हैं, बदले में वो जो है ब्याज के साथ हमको पैसा भुगतान करेगा नहीं करेगा? अब जो उसका जो ब्याज होगा वो हमारे लिए किसका कार्य करेगा? परिसंपत्ति का। और वो जो ब्याज हमको दे रहा है वह उसके लिए क्या हो जाएगा? देयता हो जाएगा। अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो बताइए उसके ऊपर देयता सृजित करके नहीं कर रहे हैं, हमारा पैसा बढ़ा के नहीं बढ़ रहा है। अर्थात लेने वाला जो होता है वह क्या होता है? जो पैसा इंटरेस्ट ले रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? और देने वाला क्या होता है? यहाँ देखो तो अब बैंक के दृष्टिकोण समझना कि बैंक जो जमा स्वीकार कर रहा है यह बैंक के ऊपर क्या सृजित करेगा? तुम्हें लगता है कि इसको बैंक इस रकम पर जो है बैंक को क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा? तो बैंक के ऊपर क्या सृजित कर रहा है? और यहाँ देखो, बैंक अगर थर्ड पार्टी को उधार दे दिया है कोई उद्योगपति को, तो उसको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, तो बैंक का क्या हो जाएगा? तो कहीं अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाए कि परिसंपत्ति या तो देता क्या है, अर्थात बैंक का जो बैंक उधार देता है वह बैंक का क्या होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? परिसंपत्ति। और जो हम लोग जमा स्वीकार करते हैं अर्थात जो ग्राहक को बैंक देता है इंटरेस्ट के रूप में, वो क्या होता है? बात को समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? फिर सुनना पड़ेगा इसको। अच्छा कोई बात है, एक बार प्रयास करते हैं। देखो दो गो वर्ड है, एक क्या है बाबू? लाइबिलिटी, और दूसरा क्या है? एसेट, परिसंपत्ति। देखो अगर हम किसी को पैसा दिए, ठीक है, ब्याज पे दिए पैसा, तो अगर हम किसी को पैसा दिए तो पता चला कि भाई 1000 पर मंथ जो हमको इंटरेस्ट दे रहा है, तो हमको जो 1000 पर मंथ हमको दिया गया बाबू, ये हमारे लिए परिसंपत्ति होगा। क्या इसको बोलेंगे? और जो वही 1000 व्यक्ति दे रहा है उसके लिए वह क्या हो जाएगा? वो एसेट हो जाएगा। ये दोनों बराबर ध्यान रखना, जितना वो देगा मतलब वो दे रहा तो उसके लिए क्या हो गया, और हमारे लिए वही पैसा क्या हो गया? अरे हमारा संपत्ति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बस बैंक के दृष्टिकोण से समझ लो थोड़ा सा। बैंक क्या समझेगा? बैंक में जो पैसा ग्राहक जमा करता है, तो बताओ वह बैंक के ऊपर देयता सृजित कर रहा है कि परिसंपत्ति सृजित कर रहा है? क्या वो बैंक का अपना पैसा है? नहीं, उसको लौटाना पड़ेगा ना, जब चाहे जब निकाल लेगा वो। प्लस में बैंक ऊपर से क्या देना पड़ेगा उसको? ब्याज। तो यहाँ क्या सृजित कर रहा है? देता। लेकिन अगर बैंक उसी पैसा को बैंक जो है कहीं थर्ड पार्टी को दिया, उद्योगपति को दिया है, जो मोटा उसको से क्या लेता है? इंटरेस्ट ले रहा है। तो बताओ अब तुम पैसा सुरक्षित है बैंक का, प्लस में वहां से क्या उसको आ रहा है, तो बताओ वो चीज क्या हो जाएगा बैंक के लिए? आई बात समझ में? तो जमा स्वीकार करता है ग्राहक का, वह बैंक के दृष्टिकोण से वह क्या होता है? क्लियर हो गया? लिखा इसको? बिल्कुल सालाना देता है। हाँ बहुत कम उसका इंटरेस्ट होता है, 1% होता है, बहुत कम। तो एक बार पहले इसको ऐसे ही बनाओ तो बैंक स्प्रेड भी लिखना, स्प्रेड बराबर 9% माइनस 5%।
यही तो मेन होता है बैंक का। स्पीड बढ़ती तो कार्य करती है। हो गया। आगे बढ़ा जाए बाबू। चलो देखो इधर, अगर ऐसा आ जाएगा कि बैंक कितने प्रकार के कार्य करते, कितना प्रकार के कार्य करती है, 2 प्रकार का, प्राथमिक और, लेकिन बैंक का मुख्यतः कितने कार्य होता है, 2 कार्य होता है, जमा स्वीकार करना, दूसरा क्या हो जाएगा, नीचे से एरो देके लिखो। देखिए बैंक के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। बैंक के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला जमा स्वीकार करना, और दूसरा लिखिए उधार देना। उधार देना हो गया। नेक्स्ट एरो, बैंक का जमा, बैंक का जमा बैंक पर देयता सृजित करता है। बैंक का जमा बैंक पर देयता सृजित करता है। देयता सृजित करता है। नेक्स्ट एरो, बैंक का उधार बैंक की परिसंपत्ति होती है। बैंक का उधार बैंक की परिसंपत्ति, एसेट, इसको एसेट कहते हैं। परिसंपत्ति होती है। नेक्स्ट एरो, स्पिरिट बराबर, देवनागरी में भी लिख सकते हैं, स्पिरिट बराबर, स्प्रीड, ड लास्ट में रहेगा, स्प्रीड लिखिए ना, स्प्रीड बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज की प्राप्ति माइनस ब्याज का भुगतान। ब्याज की प्राप्ति माइनस ब्याज का भुगतान। हो गया। अब जरा आगे फंक्शन समझते हैं कि बैंक जो है, बैंक में कितने प्रकार के खाता खुल सकते हैं और बैंक जो है कितने प्रकार का जमा करता है। देखो YouTube अभी अब नया है ना, तो धीरे धीरे सीख रहे हैं, और बच्चा का रिस्पॉन्स ठीक ठाक मिल रहा है, धीरे धीरे ऐसे ही हमको उस तरह के बच्चा तक पहुंच बनाओ जो एकदम टॉप ब्रेन है, जिसको अपने लिए, अपने गार्जियन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने के जज्बा होना चाहिए। ठीक है, वैसा नहीं केवल भीड़ बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। यह जो 3 से 4 5 महीना टाइम बच गया बाबू, ये आपके जीवन का अंतिम 5 महीना है। इसमें आपका सोशल स्टेटस जो है आप या तो बना सकते हो, खराब कर सकते हैं। 2026 को आप या तो यादगार बना सकते हैं, नहीं तो अगर इसी तरीका से टाइम वेस्ट करते चले गए, अभी तो ठीक ठाक आपका चल रहा है, लेकिन अगर टाइम वेस्ट करते चले गए तो यकीन मानो फिर स्थिति खराब हो जाएगा। तो 2026 को चाहते हैं कि बेहतर बनाए, तो 4 से 5 महीना है, एकदम रगड़ के पढ़ो, क्योंकि याद किया जाएगा आपको। अगर आपका रैंक अच्छा आ जाएगा तो आपको याद किया जाएगा कि 2026 बैच का टॉपर है। तो 5 से 6, और हमको लगता है कि इकोनॉमिक्स में हम आपको हेल्प कर रहे हैं, देखो हमारा उपयोग करो, और हमारा उपयोग करके आप अपना विकास कीजिए। ऐसा नहीं कि ऐसे बच्चा को देखते हैं कि टीचर का ही मतलब उसी का भक्त बन गया है, भक्त नहीं बनना है। चाहे कोई बच्चा होगा, ऑनलाइन तो ऑफलाइन, अगर कोई ठीक पढ़ाएंगे तो ठीक है, और नहीं पढ़ाएंगे तो उसको बताना है कि आप खराब पढ़ा रहे हैं, तो या तो अपने में सुधार करेंगे। अगर हमें भी कोई तरह की दिक्कत लगता है, अभी शुरुआती में थोड़ा सा बोलने में परेशानी होता है, लेकिन अगर कोई तरह की तुमको दिक्कत लगता होगा तो ऑनलाइन वाला बच्चा कमेंट करेगा और तुम लोग डायरेक्ट उनको बताना,
कि आपके यहाँ की कमी है और यहाँ पे सुधार कीजिए। हम कभी नहीं कहेंगे कि हाँ तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि हर किसी के अंदर जो है कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ गुण होता है, तो आप अपने गुणों से बताना है। तो हमेशा आदमी को सीखते रहना चाहिए। तो देखो, बैंक जमा, बैंक जमा, दो प्रकार के बैंक जमा स्वीकार करता है। दो प्रकार के, कौन कौन दो प्रकार के? पहला होता है बाबू मांग जमा, और दूसरा कहते हैं सावधि जमा। एकदम चुपचाप सुनेगा। मांग जमा को अंग्रेजी में कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, और इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम डिपॉजिट। और इसको क्या बोलते हैं बाबू? मांग जमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। इसके अंतर्गत दो चीज आते हैं, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? ये ठीक तो है, डिमांड तो ठीक है। अच्छा, तुम लोग मतलब अपना हिसाब से इसका करने लगता है ना? वाह, आप लोग यहाँ फोकस कर, ठीक है। एक को बोला जाएगा बाबू चालू जमा, और दूसरा को बोला जाएगा बचत जमा। बचत जमा क्या हो गया? चालू जमा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग और इसको बोलते हैं हम लोग सेविंग डिपॉजिट, या इसका एक और नाम है चालू खाता, करंट अकाउंट, या इसे कह सकते हैं या करके बचत खाता, सेविंग अकाउंट, संचय भी कह सकते हैं, ये भी नाम सही है। हो गया संचय। इसमें भी दो गो आएगा। अभी हमको एक बार पहले थोड़ा सा लिख ले दो, फिर हम दो को समझाते हैं। एफडी आरडी, या तो FARA, इसमें भी दो सेक्शन होगा। चलो देखो, सुनो ध्यान से, पूरा बैंक का फंक्शन यही है। अगर इसको समझ में आ गया तो फिर बैंक में किस प्रकार का खाता होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ पता लग जाएगा। तो देखो, बैंक का दो कार्य, जमा स्वीकार करना और उधार देना। तो जमा जो स्वीकार करता है वह कितने प्रकार के जमा को स्वीकार कर सकता है? तो एक मांग जमा, दूसरा क्या? सावधि जमा। मांग जमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। और सावधि जमा को क्या कहते हैं? मतलब बोलता नहीं है पीछे से, इंग्लिश पढ़, ये तो इंग्लिश पढ़ आना चाहिए तुमको। अच्छा, एक बार हम पहले पढ़ देंगे, ठीक है, और जब दोबारा बोलेंगे तब तुम बोलना होगा, ठीक है। बताओ बैंक कितने प्रकार के जमा को स्वीकार करता है? दो प्रकार के। पहला का नाम बताइए। इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इसको? और दूसरा सावधि जमा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? टाइम डिपॉजिट कहते हैं। अगला समझो कि मांग डिपॉजिट भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला को क्या कहते हैं? जिसको करंट डिपॉजिट कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं?
इसको समझाते हैं। इसका मतलब हो गया करंट, ये हो गया करंट डिपॉजिट, ये हो गया सेविंग डिपॉजिट, सीडी जो लिखा हुआ है इसे। और दूसरा कौन सा जमा? बचत जमा। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेविंग जमा। मतलब कि एस और क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, और सीडी का मतलब क्या हो जाएगा, जो यहाँ लिखा गया है, यही दोनों का पार्ट है। ऐसा तुमको कासा दे देता है। कासा का मतलब क्या होगा? करेंट अकाउंट, और यहाँ एसे का मतलब क्या हो जाएगा? तो दोनों का पहला पहला वर्ड है। और देता है कासा किस प्रकार का अकाउंट होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाता? मांग जमा धारित होता है। समझे बात को? चलो पहले नाम इधर देखो। सावधि जमा भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला को हम लोग क्या कहते हैं? उसका नाम है सावधि जमा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी कहते हैं इसको। और अस्थाई, अच्छा अस्थाई भी लिख देते हैं, चलो। और दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? आवर्ती जमा, जिसको रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? अभी चारों को हम समझाते हैं, ध्यान से सुनना। देखो चालू खाता क्या होता है? पहली बात है कि चालू खाता बैंक में या तो चालू जमा जो होता है वो कोई आम जनता नहीं कर सकता है। यह केवल उद्योगपतियों के लिए होता है। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं जिनका अकाउंट होता है बैंक में, वह किस प्रकार के अकाउंट होता है बाबू? चालू जमा। इसमें क्या कंडीशन है? इसमें कंडीशन ये है कि कितना हो मात्रा में बैंक में पैसा जमा कर सकता है, और जितना मात्रा में चाहे उतना मात्रा में बैंक से पैसा क्या कर सकता है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो करेंट अकाउंट क्या हम लोग के लिए है? नहीं, ये केवल किसके लिए होता है? उद्योगपति के लिए होता है। दूसरा कौन सा अकाउंट है? बचत जमा। तो बचत खाता इसको कहते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, ये आम जनता के लिए होता है। हम लोग जितने प्रकार का खाता खुलवाते हैं वो कौन सा खाता होता है? सेविंग अकाउंट होता है। इसमें जमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन निकालने पर क्या होता है? जैसे एटीएम से आप एक दिन में जो है 20,000 तक ही बाहर पैसा निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि बैंक में जमा के लिए कोई दिक्कत नहीं, जितना मन उतना जमा करो, लेकिन निकालने पर एक निश्चित सीमा तय कर दिया जाता है। तो किसकी खासियत है? ध्यान रखना, इस पे बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, कोई ब्याज नहीं देगा, लेकिन इस पे बैंक ब्याज देता है। तो हम लोग को जितना जो खाता है वो सब किस प्रकार खाता है? आप बैंक में अगर खाता खुलवाए होंगे तो वह कैसा खाता खुला होगा? देखना उस पर लिखा रहेगा तुमको, बचत खाता सेविंग अकाउंट लिखा रहेगा। इधर आओ, ये क्या होता है? ये टाइम मतलब फिक्स टाइम के लिए होता है। इसमें जमा या तो इसमें जो खाता खुलेगा एकदम फिक्स टाइम के लिए होता है। जैसे पहला का नाम बताइए, फिक्स सावधि जमा, या तो इसको क्या कहते हैं? स्थायी जमा कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक मुश्त में एक बार में पैसा जमा कर दीजिए, 2 लाख 4 लाख 1 लाख जितना भी जमा करना होता है उसको वन टाइम जमा कर दीजिए, और निश्चित समय के लिए। उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा देता है बैंक, इस सब की तुलना में ज्यादा देता है। कि अगर 2 लाख रुपया अगर बैंक को एक निश्चित समय के लिए देते हैं तो वह आगे निश्चित समय के लिए अगला को दे सकता है। जैसे इसमें क्या है सेविंग अकाउंट में कि अगर आज पैसा जमा किए तो हो सकता है कि 5 दिन के बाद 10 दिन बाद जरूरत पड़कर निकाल भी सकते हैं। तो अगर कोई पैसा को अगर बैंक आगे लगाया हुआ है तो उसको परेशानी खड़ा हो सकता है। एक तो लिमिट करता है कि भाई आपको एक लिमिट तक ही निकालना होगा, लेकिन फिर भी यहाँ खतरा ज्यादा है। लेकिन फिक्स में क्या हो गया कि बैंक के पास 5 लाख अगर फिक्स करवा दिए हैं, इसका मतलब है कि बैंक को 5 लाख का मतलब जितना समय का फिक्स किए हैं उतना तो यूज कर सकता है, किसी को भी दे सकता है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? आवर्ती। देखो ये भी एक प्रकार का फिक्स होता है, अस्थायी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इंस्टॉलमेंट पर, जैसे पर मंथ 2,000 3,000 करके जमा किया जाता है। इसमें वही बात सेम चीज होता है, लेकिन इसमें वन टाइम एक बार में जमा करना होता है, और इसमें एक टाइम नहीं बल्कि महीने महीने पर मंथ जो है एक निश्चित सीमा तय किया जाता है कि हर मंथ आपको इतना जमा करना होगा। तो इधर वाला हम लोग क्या कहते हैं बाबू? टाइम डिपोजिट। मतलब कैसा जमा हो जाएगा? सावधि जमा। और दोनों पर ब्याज बराबर होता है, लेकिन फिर भी ब्याज ज्यादा किससे मिलता है? कैसे ज्यादा मिलता है थोड़ा सा बताए तुमको। इसमें एक बार में मान के चलो कि 1 साल के लिए कोई पैसा जमा किया, 1 लाख रुपए जमा किया, तो उसको 12 महीना के जो है उसको ब्याज मिलेगा। दूसरा व्यक्ति है जो इस प्रकार के जमा कर रहा है, आवर्ती जमा कर रहा है, मतलब कि पर मंथ वो 5,000 जमा कर रहा है। तब क्या होगा कि जैसे पहला मंथ 5,000 जमा किया तो वो 5,000 पर 1 साल का मतलब 12 महीना का बैंक उसको सूद देगा। फिर अगला 5,000 फरवरी में जमा करेगा वो दूसरा महीना में, तो वो 5,000 पर बैंक जो है अब 11 महीने का सूद देगा। अगला जो 5,000 जमा करेगा मार्च में, अब 1 महीना उसका और घटेगा। तो दोनों का रेट ठीक होता है कि 10% वहां भी यहाँ भी, लेकिन बताओ ज्यादा जो है अंततः प्रॉफिट किसको हो जाता है? क्योंकि इसको 1 लाख का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीना का जो है इसको ब्याज मिल जाता है। लेकिन इसको पहला जो 12 महीना का ब्याज मिलेगा वो 5,000 का, दूसरा अगला महीना 5,000 का, फिर जैसे से आगे बढ़ता जाएगा उससे ब्याज की मात्रा क्या होता जाएगा? कमते जाएगा। समझ रहे इसको ना? अब देखो यही 4 प्रकार के अकाउंट तुमको मिलेगा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर कौन हो जाएगा? ये 4।
और तुम लोग का बुक में जब कॉमर्शियल अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीधा लिख दिया है क्या कि बैंक जो है 4 प्रकार के जमा स्वीकार करता है। कौन कौन जमा स्वीकार करता है? पहला का नाम बताओ, चालू जमा, दूसरा बचत जमा, और तीसरा और चौथा, समझ रहे बात को ना? तो अगर ऐसा एग्जाम में आएगा कि बताओ बैंक कॉमर्शियल बैंक या तो जो व्यापारिक बैंक होते हैं वह कितने प्रकार के जमा स्वीकार करते हैं, उसका आंसर कितना हो जाएगा? लेकिन उसका पैटर्न कुछ ऐसा है, ठीक है? तो पहले इसको इसी फॉर्म में आप लोग को लिखना है, उसके बाद हम इसको लिखवा देते हैं। 4 ही मारना पड़ेगा, हाँ, ऑब्जेक्टिव आएगा तो 4 मारना पड़ेगा। जल्दी से इसको लिखिए। हाँ ऐसा ही, बैंक जमा एक पेज में बना लो। यही चारों लिखवा देते केवल। ये सब तो समझने के लिए आपका था। अच्छा, ये CAS समझ में आ गया ना सबको? इसी का फुल फॉर्म है। तो या तो खाता भी पूछेगा तो कितने प्रकार का खाता हो जाएगा? 4 ही प्रकार का खाता खुलता है। या तो अगर जमा स्वीकार करता है तो कितना प्रकार करता है? दोनों में एक साथ बता दिए। तो चारों को थोड़ा लिखवाते, दो लाइन लिख लो, पहला लिखो। देखिए चालू खाता, या तो जमा ही लिखो, चालू जमा। डैश करो, इसमें लिखिए यह उद्यमियों कौमा व्यापारियों लिखना। यह उद्यमियों कौमा व्यापारियों के लिए होता है। इस पर बैंक ब्याज नहीं देती है। इस पर बैंक ब्याज नहीं देती है। इस पर बैंक ब्याज नहीं देती है। नहीं देती है, जमा कर रहे हैं ना। नेक्स्ट लिखो। इसमें नेक्स्ट एरो, परिभाषा यही रहेगा, नेक्स्ट एरो करो, लिखो इसमें जमा तथा निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट नहीं, अब सेकंड वाले लिखो, बचत जमा। बचत जमा लिखिए। यह जमा देश के आम नागरिक के लिए होता है। इस पर बैंक सालाना ब्याज देती है। इस पर बैंक सालाना ब्याज देती है। ब्याज देती है, हाँ, साल में जोड़ के एक बार देती है। मंथली रहता है लेकिन जोड़ के उसको साल में एक बार अपडेट करके पैसा देता है। हो गया? नेक्स्ट लिखो। इसमें एक एरो लिख लो, हाँ, इसमें एक पॉइंट लिखना है, एरो दे करके लिखिए। इसमें जमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन निकासी की एक सीमा होती है। निकासी की एक सीमा होती है।
निकासी की एक सीमा होती है। और एक बात और जान लो कि ये जो अकाउंट रहेगा बाबू, सेविंग अकाउंट, इसमें एक निश्चित अमाउंट आपको खाता में रहना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता है। एक आया था जन धन योजना, नाम सुने तुम लोग? 0 बैलेंस पे खाता खुला था, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य जितने प्रकार के बैंक है वहां पे जैसे ही अकाउंट खुलवाने जाएगा तो वो बैंक डिमांड करेगा कि आपको एक निश्चित रकम पहले यहाँ देना पड़ेगा। इससे कम मतलब 5,000 10,000 रहेगा, सब बैंक अलग अलग रहता है। 5,000 10,000 फिक्स रहेगा, उसमें आप निकाल सकते हैं, उसके ऊपर ही आप लेन देन कीजिए। तो इस सेविंग अकाउंट की खासियत है। अगला एरो देख लो, बचत जमा में ही अगला एरो देख करके, इस खाते में एक निश्चित राशि ग्राहक को रखना अनिवार्य होता है। नहीं रखेगा तो बैंक पेनल्टी लगा देगा, मतलब जुर्माना। हो गया? नेक्स्ट लिखिए, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अस्थाई या तो सावधि जमा। बहस करो उसमें। इसमें ग्राहक एक मुश्त, मुंह अधसा त मतलब वन टाइम, इसमें ग्राहक एक मुश्त में पैसा जमा करता है, पैसा निश्चित समय के लिए जमा करता है, पैसा निश्चित समय के लिए जमा करता है। जमा करता है। चलो इसका सेकंड पार्ट लिखिए, रेकरिंग, आवर्ती जमा। आवर्ती जमा, डैश करो उसमें, लिखिए। इसमें ग्राहक आवर्ती रूप से, आवर्ती समझते ना है, आवर्ती रूप से प्रति माह एक निश्चित रकम को जमा करती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं ऐसे एग्जाम में आ जाए कि चालू खाता या तो चालू जमा खाता भी कह सकते हैं, हम दोनों को एक साथ ही पढ़ा रहे हैं, और दूसरा क्या है बचत खाता, ये दोनों में अंतर स्पष्ट करें तो क्या लगता है? दो अंतर आप बता दीजिएगा, आराम से बता दीजिएगा। या किसके लिए होता है? उद्योगपति के लिए होता है या किसके लिए होता है? इस पे बैंक कोई ब्याज नहीं देता है, इस पे बैंक ब्याज, इसमें जमा करना और निकासी की कोई सीमा, लेकिन इसमें जो है जमा करने की सीमा तो नहीं, लेकिन निकासी की क्या है? एक निश्चित। कितना अंतर हो गया? तो देखो ऐसे तुम लोग दिमाग लगा पड़ेगा ना, तो तुम कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 4 5 लाइन अपने से ऐड कर सकता है, और ये हम चाहते भी है, हो जाएगा ना। बताओ कितना करें? अब यहाँ पे तो 4 अंतर यहीं पे हो जाएगा, तो ग्रंथ तैयार हो जाएगा तुम्हारा मोटा वाला। इसमें भी अंतर पूछेगा बता दीजिएगा ना, अरे किसी में कम किसी में ज्यादा होता है, और क्या। तो थोड़ा पढ़ो इस तरह से ताकि अपना भी दिमाग चले, तो आगे बढ़ जाए। इसमें 4 हो गया ना? बचत खाता में उद्योगपति लोग भी जमा कर सकता है, हाँ जमा कर सकता है बिल्कुल। हाँ लेकिन उद्योगपति का कारोबार करोड़ों में चलता है, और हम लोग का 2,000 4,000 5,000 लाख तक हम लोग सीमित हो जाते हैं, उस पर अमल लगेगा।
एक दिन में 20,000 निकालने के लिए एटीएम अलाउ करेगा, उसका 5 करोड़ का बिजनेस चलता है, तो उसका मतलब खुद नहीं पसंद करेगा, लेकिन करवा सकता है। चलो ध्यान रखो, एक और तुम लोग कॉन्सेप्ट बताते हैं, जनधन योजना। नाम सुना तुम लोग? देखो अगला बार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिखते हैं हम, PMJDY योजना। ये क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं। इसको करते हैं प्रधानमंत्री PMJDY लिखे हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तुम लोग हेडिंग ही लगाओ, ठीक है, तुम लोग बीच से हेडिंग लगाओ, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, बीच से लगाओ हेडिंग, इसको पढ़ा देते हैं। ऐसा उम्मीद है कि इस ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव हमको लग रहा है कि अगला बार आएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख लेना, हो सकता है कहीं फुल फॉर्म में पूछ दे। PMJDY, PM का मतलब प्रधानमंत्री, J मतलब जन, D मतलब धन, Y का मतलब योजना। हो गया? क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसको ध्यान से सुनो। इसे बाबू वर्ष 2014 ईस्वी में शुरू किया गया, 28 अगस्त था, ऑफिशियल डेट ये है कि 28 अगस्त 2014 ईस्वी को केंद्र के मोदी सरकार द्वारा एक नए प्रकार के खाता, नए प्रकार के अकाउंट की शुरुआत किया गया, जिसका नाम क्या पड़ा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और खाता भी नहीं है, जन धन खाता, उसका नाम, खाता का नाम क्या है, जन धन खाता। इसमें क्या किया गया, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। मतलब जीरो बैलेंस पर, जीरो अकाउंट पर जो है आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, जो आप जितना जो खाता कुछ साल पहले जो खुलवाए थे, और इसका रिजल्ट काफी बेहतर मिला है। सरकार क्यों ऐसा कार्यक्रम सरकार क्यों लाई, इसके पीछे क्या मोटिव था, क्या उसका लक्ष्य था? तो देखो, आपको पहले बताए थे कि अर्थव्यवस्था में जितना अधिक मुद्रा होगा, वह अर्थव्यवस्था उतना ही संतुलित, उतना ही मजबूत होता है। बताया गया था ना, 2014 से पहले भारत में यह देखा गया कि भारतीय लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन वह पैसा किसी कार्य लायक नहीं है, वो डेथ है। मतलब अपने घर में ही सेविंग के रूप में रखा हुआ है, कोई जमीन लेकर रख लिया है, कोई मकान लेकर रख लिया है, कोई कैश के रूप में घर रखा हुआ है। तो सरकार यह योजना शुरू किया कि भाई उस पैसा को कैसे जो है अर्थव्यवस्था में लाया जाए। तो इसके लिए सरकार क्या सोचा, क्योंकि बैंक उस समय तक लिमिट के लिए था कि अगर आप 5,000 रुपया अगर बैंक में जमा करेंगे तभी आपका अकाउंट खुलेगा। तो इस उद्देश्य से लोग जो है सोच लगता था कि 5,000 तुमको बेकार चल जाएगा, वो 5,000 तो हमको जैसे ही जमा किए तो 5,000 तो फालतू चला गया। तो सरकार यहाँ पे नहीं लिया कि नहीं, हम लोग जीरो बैलेंस में खुलवाते हैं, और तब देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे लोग जो है एक्टिवेट होते हैं, और इसका रिजल्ट मिला भी। वर्तमान समय में अभी तक तुम बता रहे हैं कि 2014 से लेकर के अभी तक लगभग 56 करोड़ जो है अकाउंट खुला है इसमें, लगभग 56 करोड़, उससे पार हो गया है, 56 करोड़ खाता इसमें खुला है। इसमें मैक्सिमम जो है महिलाएं की है, महिला के है मैक्सिमम, लगभग 60% के आसपास। और इसमें पैसा की बात कीजिएगा तो 2.16 लाख करोड़ रुपया अभी तक इसमें आ गया है जनधन के तहत। इतना पैसा कहाँ था पहले, पहले घर में तो था। तो तुमको लगता है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहा है? एक बार और अगर वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन का मतलब होता है हर एक नागरिक का बैंक में खाता, बैंक में अकाउंट। एक बात बताओ, वही इतना पैसा जो पहले जो अर्थव्यवस्था में नहीं था, वो जैसे ही अर्थव्यवस्था आएगा तो बताइए देश के जीडीपी वगैरह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और उससे कहीं कई लेवल के लाभ मिलेगा, हुआ कि नहीं होगा? तो इसलिए जो कार्यक्रम है बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आ जाए, इस पे ऐसे दे सकता तुमको, हिंदी में भी आ सकता है कि बताइए इस योजना का क्या महत्व है, क्योंकि इसका महत्व अपने में बहुत ज्यादा है। और वही कारण है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के चौथा स्तर बन गया है, उसका कारण भी एक है। और इस साल 28 अगस्त को तो पूरा हो गया, 11 साल इसका कंप्लीट हो गया। तो यही था आपका क्या, PMJDY योजना। तो लिखवा दे इसको, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगा लिए, ये डैश करो। इसे वर्ष 2014 ईस्वी में, इसे वर्ष 2014 ईस्वी में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के तहत वित्तीय समावेशन को मतलब पैसा का अर्थव्यवस्था में पहुंच, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शून्य बैलेंस, ऐसे ही लिखना है, शून्य बैलेंस समझते ना है, रकम शून्य बैलेंस पर नागरिकों की खाता खुलवाया गया। तो अगर छोटा मार्क्स में आएगा तो बता दीजिएगा बाबू, PMJDY क्या है बता दीजिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा एक बात और सुन लो ध्यान से, ये जो खाता खुला है वो किस प्रकार का खाता है, वो 4 गो टाइप पढ़े हैं हम लोग ना, उसमें किस प्रकार का खाता ये है, तो ध्यान रखना यह एक सेविंग अकाउंट है। कैसा है बाबू? सेविंग अकाउंट। मतलब कि यह कैसा है बाबू? बचत खाता। मतलब इस पे जो बैंक होगा हमको इंटरेस्ट ब्याज देगा कि नहीं देगा? देगा। नीचे से एक एरो लिखो। यह एक प्रकार के, नेक्स्ट एरो देके लिखना है, यह एक प्रकार के बचत खाता है जिस पर बैंक सालाना ब्याज भी देती है। सालाना ब्याज भी देती है। हो गया। अब नीचे से को लिख लो, वित्तीय समावेशन क्या होता है उसको डिफाइन कर देते हैं। साइड हेड लगाइए, वित्तीय समावेशन। साइड हेडिंग लगाइए, वित्तीय समावेशन। क्या हुआ चंपा? वित्तीय समावेशन। फोन आ गया? अरे स्वाभाविक रहता है। हो गया। सीधा फ्लाइट मोड सबसे बेहतर उपाय है। क्या? हमको उतना नहीं बुझाता है, ठीक है, तकनीक में थोड़ा मेरा हाथ कमजोर है। तो क्या लिखे बाबू? वित्तीय डैश करके लिखो। वित्तीय समावेशन का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति का बैंक में खाता हो, बैंक में खाता हो। इससे देश की आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। हो गया। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएगा कि वित्तीय समावेशन क्या है तो लिख दीजिएगा आंसर। चलो अब तो तुम लोग भाई मिलाना सीख गया तुम लोग, लेकिन इस बार हमको SST में हाईएस्ट मार्क्स चाहिए।
पिछला बार 89 गया है और कुछ कमी रह गया है, इस बार हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर डायमेंशन को जो है कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, चलो तो हम लोग सब बात पढ़ ही लिया। आओ पढ़ाएं, देखिए बुक। देखो चलो अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। वित्तीय संस्थाएं समझा देना बाबू, थोड़ा सा बैंक क्या होता है, बैंक में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं उसको समझाने का प्रयास किया गया है। ये सब जो है मुख्य रूप से जो है व्यवसायिक बैंक, क्योंकि हमारे आसपास मैक्सिमम व्यवसायिक बैंक है, ये थोड़ा इसलिए बताया गया ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाए। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार जो वित्तीय संस्थाएं होती है वह कितने प्रकार का होता है। तो वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक बोलते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और दूसरा को बोलते हैं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं बोलते हैं। दूसरा को क्या बोलते हैं हम लोग? वीडियो चल रहा है ना? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। तो अब हेडिंग लगाते हैं क्या, साथ साथ तुम लोग भी लगाते चलो। संस्थाओं के प्रकार। पहला राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और दूसरा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। तो तुम लोग भी लिखते चलो, टाइम बच जाएगा उसे। एक है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा होता है इसका भारतीय पूंजी बाजार। इंग्लिश में लिख दें? दिख रहा है? चलो इधर हम भी लिखते हैं तो फिर।
चलो एक बार बोल देते हैं। देखो, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार। वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं? भारत में वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार के देखा गया है। एक कौन होगा बाबू? राष्ट्रीय मतलब केंद्र लेवल का होगा, और दूसरा कौन होगा? स्टेट बेस पर होगा, राज्य के आधार पर होगा। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी कितने प्रकार का? इसका दो पार्ट, इसका दो अंग देखने को मिलता है। एक को क्या कहते हैं? भारतीय मुद्रा बाजार। दूसरा को क्या कहते हैं? भारतीय पूंजी बाजार इसको कहते हैं। और अगर राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं की बात कीजिएगा तो ये भी दो तरह के दिखता है। एक को बोलते हैं संस्थागत, दूसरा को क्या बोलते हैं? इसको संगठित और असंगठित भी कह सकते हैं। संस्थागत में कौन कौन आ जाएगा? सहकारी बैंक। हम लोग पढ़ेंगे सहकारी बैंक क्या होता है, अर्ध सरकारी क्या होता है, राष्ट्रीय क्या होता है, सब देखेंगे इसमें। सहकारी बैंक हो गया, फिर भूमि विकास बैंक हो गया, उसके बाद फिर नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है समझेंगे इसको। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके बाद फिर राष्ट्रीय सहकारी समितियां। फिर गैर संस्थागत में कौन हो जाएगा? इसमें सबसे फेवरेट कौन है? महाजन। अगर हम लोग को काम लगता है पैसा कौड़ी का तो क्या लगता है बैंक जाते हैं? नहीं, पहले गांव में ही तलाश लेते हैं, अगर इमरजेंसी काम आता है तो। फिर तो गांव में भी ऐसा लोग सेठ साहूकार महाजन होते हैं, ऐसा जो एकदम स्टाम्प पेपर रेडी के लिए है, वो आप ही का इंतजार कर रहा है। आओ, जितना जल्दी में आओ, 10% के हिसाब से देंगे, मतलब मोटा ब्याज वसूलेंगे। फिर सेठ साहूकार है, फिर क्या हो गया? कहीं रिश्तेदार से। ये सब कहीं ना कहीं कोई कानून के तहत नहीं, कोई विधि के तहत नहीं, इसका कोई रेगुलेटर नहीं होता है, इसका कोई संचालक नहीं होता है, ये सब अपने हिसाब से काम करता है। उसको क्या कहा जाता है? गैर संस्थागत कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो हम लोग इसी को जो खत्म करने का प्रयास करेंगे, इसको खत्म करेंगे तो मैक्सिमम चीज खत्म हो जाएगा। तो अब जो नहीं बनाए थे एक बार हम बोल भी दिए हैं, कहीं पे अगर कहीं हमारा भाषा में दिक्कत होगा तो उसको लिख लेगा। देख लो, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं में 3 को 4 को लिखे हैं। पहला का नाम बताइए तो? सहकारी बैंक, और दूसरा भूमि विकास बैंक, और तीसरा नाबार्ड, और चौथा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और पांचवा क्या बताएं बाबू? राष्ट्रीय सहकारी समितियां। और उधर आप देख ही रहे, महाजन, सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, जो भी गैर जो होता है, जो मतलब कि सरकार उसको संचालित नहीं कर रहा, उसको क्या कहा जाएगा? समझ बात को? अब देखो, एक चीज आप लोग समझो, आप लोग बहुत मेहनत की इसमें, हम जानते हैं कि तुम लोग मेरा वीडियो को फैलाने में काफी हेल्प कर रहा है। ऑनलाइन वाला बच्चा से भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर उसको ठीक लगता है क्लास, तो उस तरह के बच्चा के जोड़ो जो सच में पढ़ना चाहता है, उसको हमारी जरूरत है। क्योंकि अभी हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, एक चीज मान के चलिए कि फ्री में सब कुछ ठीक नहीं होता है। ऐसा देखें ना कि अगर यही चीज अगर हम कहीं ऐप से पढ़ाते, चाहे कहीं और अगर पेड को से पढ़ाते हैं, तो मोटा पैसा लिया जाता नहीं। और ट्यूशन वाले मोटा पैसा लेते हैं, उसके बाद इस तरह कंटेंट देते हैं। तो अगर हम कंटेंट इस तरह के दे रहे हैं, आपको फ्री में दिया जा रहा है, तो आपका भी थोड़ा जिम्मेदारी क्या है कि अपने आसपास फैलाएं। जिसका भी मोबाइल धरा है उसमें सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑनलाइन बच्चा को तो यही कर सकते ना है, और क्या कर सकते हैं? क्या क्या हुआ? हाँ, पिछला बार ऐसा हुआ ही था। पिछला बार ऐसा था कि बच्चा दूसरे का पढ़ता था, और मेरा इसलिए प्रचार नहीं करता था ताकि अगर वो जान लेगा, पढ़ लेगा, तो हमसे आगे हो जाएगा। तो ऐसा तो बच्चा, मतलब गद्दार टाइप का बच्चा तो नहीं जुड़ेगा। देखो, हमारा सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। बहुत लोग यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। हम अभी नए नए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन यकीन मानो, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो हम अकेले क्रांति ले आएंगे। इसलिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है, इतना क्षमता है। और अब धीरे धीरे आ रहे हैं, अब इसमें हम धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जितना हो सकता है उतना फैलाने का प्रयास करना है, जितना आपसे संभव है। क्योंकि फिर में करवा रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं? और पूरा क्लास करके देखिएगा तो ज्यादा और बेहतर समझ में आएगा। 30-35 लेक्चर में आपका नॉलेज जो 30 दिन पहले था और 30 दिन के बाद होगा, उसमें अंतर आपका स्पष्ट दिख जाएगा कि आप जो है, आपका लेखनी शुरू हो जाएगा। तो चलो, और क्या।